सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे और अपनी अध्ययन प्रक्रिया अच्छे से जारी रख रहे होंगे। बच्चों, हमने हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रथम इकाई, जिसके अंतर्गत हमने कविताएं की हैं, कहानियाँ की हैं, उनको हम पढ़ चुके हैं। जीवन परिचय और हमारी सभी कहानियाँ पूरी हो चुकी हैं और आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक की द्वितीय इकाई हिंदी साहित्य का आधुनिक काल वो प्रारंभ करने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के अंतर्गत हमारे जो पाठ्यक्रम में हमारा विषय है वो है गद्य काल। बच्चों, हम बार बार हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज एक बार फिर से मैं मोटे तौर पर आपको बता देती हूँ कि हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास नामक इनके ग्रंथ, जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ, उसके अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने 4 भागों में बांटा है। प्रथम भाग है आदिकाल, जिसकी समय सीमा 1050 से 1375 तक मानी गई है। द्वितीय भाग के अंतर्गत आता है भक्ति काल, जिसकी समय सीमा है संवत 1375 से 1700 तक। तृतीय भाग है रीतिकाल, जो 1700 से 1900 तक, और चौथा भाग है आधुनिक काल, 1900 से अब तक। तो हमारे जो पाठ्यक्रम में आधुनिक काल है उसके नामकरण एवं समय सीमा के बारे में हम आज पढ़ते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में ये सब नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप ये अपनी नोटबुक में उतार लें और इस वीडियो को अच्छे से सुनकर आपको आधुनिक काल के बारे में पता चल जाएगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा विभाजित ही हमने काल विभाजन पढ़ा है और अब हम आधुनिक काल के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसका नामकरण एवं समय सीमा क्या दी है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि आधुनिक काल क्या है, इसका नामकरण किस आधार पर रखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के चतुर्थ काल को, चौथे भागखंड को गद्य की प्रमुखता के कारण गद्य काल नाम दिया। जैसे आप सबको पता है कि 2 भाग होते हैं, पद्य एवं गद्य। साहित्य के अंतर्गत पद्य में क्या आता है, काव्य, और गद्य में आते हैं कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना, एकांकी। ये सब किस में आते हैं, गद्य विधा के अंतर्गत। तो जो चतुर्थ भाग है उसमें जो आधुनिक काल है उसमें सबसे अधिक किसकी प्रधानता रही, गद्य काल की। यानी इस काल में सबसे अधिक नाटक, निबंध, कहानियाँ, उपन्यास, एकांकी, आलोचनाएं आदि प्रचुर मात्रा में लिखे गए, इसलिए इस कालखंड को गद्य काल के नाम से जाने गया और इसकी समय सीमा संवत 1900 से 1980 स्वीकार की गई है। आधुनिक काल के लिए विभिन्न विद्वानों ने अनेक नाम दिए हैं, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले आधुनिक काल को नाम दिया गद्य काल। ये किसने दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया। दूसरा दिया वर्तमान काल। आधुनिक काल का अन्य नाम है वर्तमान काल, यह नाम दिया मिश्र बंधुओं ने। फिर है आधुनिक काल का नाम आधुनिक काल। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आधुनिक काल को आधुनिक काल कहा और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भी आधुनिक काल को आधुनिक काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम गद्य काल इसलिए रखा क्योंकि इस काल में गद्य की प्रधानता परिलक्षित होती है, दिखाई देती है। सबसे अधिक क्या लिखा गया, गद्य लिखा गया। तथापि गद्य काल कहने से इस काल का प्रचुर परिणाम लिखा गया, पद्य साहित्य उपेक्षित सा हो जाता है क्योंकि कविताएं भी लिखी जा रही हैं। अतः इस काल को आधुनिक काल कहना अधिक उपयुक्त होगा। गद्य काल की बजाय आधुनिक काल कहना अधिक उपयुक्त होगा। इस नामकरण में यानी आधुनिक काल नाम देने से गद्य और पद्य दोनों प्रवृत्तियों का समावेश तो हो ही जाता है, साथ ही साथ यह नाम यह भी बताता है कि इस काल की प्रवृत्तियां, इस काल की विशेषताएं पुरानी परंपरा से हटकर, यानी जो पुराने समय से जो परंपरा चली आ रही थी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में, उससे हटकर नवीन एवं आधुनिक हो गई। क्योंकि इस काल का नाम क्या रखा गया, आधुनिक काल। एक तो आधुनिक काल कहने से इसमें गद्य और पद्य दोनों को मिला सकते हैं, समावेश हो जाता है। और दूसरा, जो लेखन की पद्धति थी वह पुरानी पद्धति थी, पुरानी पद्धति को छोड़कर, पुरानी परंपरा को छोड़कर नवीन एवं आधुनिक
परंपरा अपनाएगी। निश्चय ही आधुनिक युग बोध ने साहित्य को दरबारी प्रवेश से बाहर निकालकर जनजीवन के निकट ला दिया, क्योंकि आधुनिक काल से पहले कौन सा काल था? रीति काल, संवत 1700 से 1900 तक। तो उस समय जो साहित्य लिखा गया वो दरबारी साहित्य था, दरबारों का साहित्य था। जो कवि थे वो राज्य आश्रित होते थे, राजाओं के महलों में रचनाएं करते थे, उनको उनकी खुशामद करते थे, और वो जागीरदार होते थे, बड़े बड़े सामंत होते थे, तथा उनको जागीर के रूप में गांव दिए जाते थे। उनका भरण पोषण राजा के दरबार से चलता था, इसलिए वो उनकी झूठी खुशामद में रचनाएं लिखते थे। तो इसमें क्या हुआ कि आधुनिक काल में साहित्य को दरबारी प्रवेश से निकालकर जनजीवन के निकट ला दिया। गद्य की अनेक विधाओं का विकास आधुनिक काल में हुआ। अब हम पढ़ते हैं हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, यानी हिंदी गद्य क्या है और उसकी विकास यात्रा क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विठलनाथ जी ने श्रृंगार रस मंडन नामक एक ग्रंथ ब्रजभाषा गद्य में लिखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विठलनाथ जी ने श्रृंगार रस मंडन नामक एक ग्रंथ ब्रजभाषा गद्य में लिखा, जिसकी भाषा अपरिमार्जित एवं अव्यवस्थित है, जिसकी भाषा अच्छी नहीं है और अव्यवस्थित है, क्योंकि वो पहले लिखा गया। इसके बाद वार्ता साहित्य की रचना गद्य में हुई, वार्ता बातचीत। तो इसमें 2 ग्रंथ लिखे गए, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। इन दोनों ग्रंथों के रचयिता वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ हैं। इनके कौन है? वल्लभाचार्य के पुत्र। देखो बच्चों, श्रृंगार रस मंडन तो लिखा था वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विठलनाथ ने, लेकिन जो 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता ये लिखे वल्लभाचार्य के पुत्र गोकुलनाथ ने, यानी विठलनाथ के पुत्र ने, जिसमें इन्होंने अनुयायियों की वार्ता को लेकर 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन और 252 वैष्णव की वार्ता में अपने पिता गोसाई विठलनाथ के शिष्यों का वर्णन किया है। तो हम देखते हैं कि ये आधुनिक काल का जो उद्भव है उसकी समय सीमा यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ से हमने उठाया है कि आधुनिक काल का लेखन कब आरंभ हुआ। अब हम आधुनिक काल के अंतर्गत, ये तो हमने किया कि आधुनिक काल का नामकरण किस आधार पर किया गया। अब हम आधुनिक काल के अंतर्गत भारतीय संस्कृति, जागरण और हिंदी को लेते हैं। अंग्रेजी पद्धति के स्कूल कॉलेजों की स्थापना तथा लॉर्ड मैकाले जैसे अंग्रेजी परस्त लोगों के कारण भारत में उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का बोलबाला प्रारंभ हो गया था। यानी उस समय जो आधुनिक काल से पहले जो अंग्रेजी पद्धति थी स्कूलों में, उसके कारण शिक्षा के माध्यम से, अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी का बोलबाला प्रारंभ हो गया था। और अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार बंगाल में सबसे पहले हुआ, क्योंकि कलकत्ता में जो विदेशी व्यापारिक गतिविधियों को केंद्र बनाया गया था। तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ने भारतीय बुद्धिजीवों को भी सचेत किया और जन जागरण हेतु कई संस्थाएं स्थापित की। अंग्रेजी शिक्षा हेतु भारतीय बुद्धिजीवों को भी क्या किया गया? जागृत किया गया और अनेक संस्थाएं स्थापित की। आप ये संस्थाएं नोट करोगे। संस्था का नाम है जैसे ब्रह्म समाज, इसके संस्थापक है राजा राम मोहन राय, स्थापना वर्ष है 1828 ईस्वी। दूसरा है प्रार्थना समाज, इसके संस्थापक है केशव चंद्र सेन, 1867 ईस्वी। तीसरे हैं रामकृष्ण मिशन विवेकानंद और आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, 1867 ईस्वी में बम्बई में। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम ब्लावत्स्की, 1875 में न्यूयॉर्क में। तो हम आधुनिक काल के अंतर्गत भारतीय हिंदू युग को उठाते हैं। आधुनिक काल को कई उप विभागों में विभक्त किया गया है। आधुनिक काल के आगे चलकर कई भाग बना दिए गए, कई भागों में बांटा गया। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ये उपभाग निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? पुनर्जागरण काल, जिसे भारतीय हिंदू युग के नाम से जाना जाता है।
कौन सा जागरण काल? पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंदु युग के नाम से जाना गया, जिसकी समय सीमा रही है 1857 से 1900 ईस्वी। दूसरा है जागरण सुधार काल। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जागरण सुधार काल, जिसका नाम है उपनाम है द्विवेदी युग, इसकी समय सीमा रही है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी। तीसरा है छायावादी युग, 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी। छायावादी युग की समय सीमा है 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी। और अगला भाग है जो है छायावादोत्तर काल, छायावाद के बाद का काल, प्रगतिवाद 1938 से 1943। प्रगतिवाद की समय सीमा क्या रहेगी? 1938 से 1943। उसके बाद प्रयोगवाद, प्रयोगवाद की समय सीमा रहेगी 1943 से 1960 तक हम लगा के चलते हैं, क्योंकि प्रयोगवाद में 3 अघे जो प्रयोगवाद के संपादक रहे हैं, अघे प्रयोगवाद के प्रवर्तक रहे हैं, और प्रयोगवाद के अंतर्गत 7 कवियों की रचनाओं को 7 साल के दौरान 7 कवियों की रचनाओं का जो संपादन किया गया। तो 1943 में प्रयोगवाद का जन्म होता है। पहला प्रयोगवाद चलता है 1943 से 1949 तक, यानी 1950 तक। दूसरा प्रयोगवाद 1950 से 1958 तक, और तीसरा 1959 से 1967 तक, और चौथा प्रयोगवाद होता है 1979 से। तो इस प्रकार प्रयोगवाद के 4 भाग रहे हैं। तो उसके बाद आता है नवलेखन काल। उक्त वर्गीकरण काव्य की दृष्टि से है। किसके आधार पर किया है? काव्य की दृष्टि से, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में है गद्य की दृष्टि से। गद्य में हुए विकास को अलग ढंग से समझा जा सकता है। आधुनिक काल के प्रथम चरण को भारतेंदु काल कहना अधिक उपयुक्त है। आधुनिक काल का जो प्रथम चरण है उसे भारतेंदु काल कहना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि यह नामकरण भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के महिमा मंडित व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर किया गया। आधुनिक काल के प्रथम चरण को भारतेंदु काल कहना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि यह नामकरण भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के महिमा मंडित व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर किया गया। भारतेंदु जी का रचना काल जो है सन 1850 से 1885 ईस्वी तक रहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु के पश्चात दो द्विवेदी युग है। ये इस द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक रहता है। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी में संभाला। 1903 ईस्वी में इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला। सरस्वती का प्रकाशन 1900 से प्रारंभ हुआ था। उसके बाद आता है 1850 से 1900 तक की अवधि को भारतेंदु युग, और 1900 से 1920 तक की अवधि को द्विवेदी युग के नाम से जाना गया। भारतेंदु जी सही अर्थों में हिंदी गद्य के जनक कहे जा सकते हैं। जो गद्य काल रहा है उसमें भारतेंदु जी ही सही अर्थों में हिंदी गद्य के जनक कहे जा सकते हैं। उनकी भाषा में न तो मुंशी सदासुखलाल की भाषा की तरह पंडिताऊपन है, अधिक बोझिल है, न लल्लू लाल की तरह ब्रजभाषापन है, और न ही मिस्र की तरह पूर्वीपन। यानी सही अर्थों में भारतेंदु जी का सबसे बड़ा योगदान है कि उन्होंने हिंदी साहित्य को नवीन मार्ग दिखलाया। भारतेंदु जी हिंदी साहित्य के जो हैं सबसे बड़ा योगदान भारतेंदु जी का रहा है। इन्होंने हिंदी साहित्य को नवीन मार्ग दिखलाया और देश हित एवं समाज हित की भावना का समावेश लेकर सर्वप्रथम भारतेंदु जी की साहित्यिक रचनाओं में हुआ। देश हित, समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए जो हित की भावना थी, समाज कल्याण की जो भावना थी, उसका विकास सबसे पहले भारतेंदु जी की साहित्यिक रचनाओं में हुआ। बंगाल में लिखे गए नाटकों एवं उपन्यासों का सूत्रपात पहले ही बंगाली लेखक कर चुके थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इनके बारे में कहते हुए कहा कि हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद बढ़ रहा था, जो उनके बीच दूरी बढ़ रही थी, या उन्होंने
उसे उन्होंने दूर किया। हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले, हमारे साहित्य को नए विषयों की ओर लेकर आने वाले कौन हुए? भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हुए। भारतेंदु जी की मंजी हुई परिष्कृत भाषा को सामने लाए। भारतेंदु जी ही मंजी हुई परिष्कृत भाषा को सामने लेकर आए, जो हिंदी भाषी जनता की बोली थी। अतः भाषा का जो विवाद पहले से चल रहा था वह बहुत कुछ उलझ गया। यानी हिंदी भाषा जो हमारी मानक भाषा है, हिंदी भाषा खड़ी बोली, उसको लाने का श्रेय भी किसको जाता है? भारतेंदु जी को जाता है। भारतेंदु मंडल के साहित्यकार भारतेंदु जी ने यद्यपि 35 वर्ष की अल्प आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। यानी 35 वर्ष की अल्प आयु थी, और इस अल्प आयु में इन्होंने लेखकों को एक अच्छा खासा मंडल तैयार कर लिया था, क्योंकि इनका जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में, और 1885 ईस्वी में मृत्यु होने के कारण अल्प आयु में ही 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो 35 वर्ष की अल्प आयु में ही इन्होंने लेखकों का एक अच्छा खासा मंडल तैयार कर लिया था। और इनके जो 7 अन्य लेखक थे, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन ठाकुर, जगमोहन सिंह और पंडित बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु जी के जो लेखन शैली थी दो हैं, भावावेश शैली और तथ्य निरूपण शैली। इनमें से प्रथम शैली में वाक्य छोटे छोटे हैं, भाषा सहज सरल एवं बोलचाल की है। तथ्य निरूपण शैली के अंतर्गत संस्कृत शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है। तो भारतेंदु जी के समकालीन सभी लेखकों में एक सामान्य गुण है, वह है सजीवता का गुण, जिंदा दिली का गुण। सभी लेखकों में हास्य विनोद का पुट है, और भारतीय संस्कृति का उद्घोष इन सब लेखकों की कृतियों में है। तो हम देखते हैं कि भारतेंदु युग जो है वो भारतेंदु युग भारतीय जो हमारा गद्य काल है उस अब इसके बाद हम थोड़ी सी इनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ लेते हैं। भारतेंदु जी की विशेषताएं आप इसको नोटबुक में नोट कर लेना, क्योंकि हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा इनके बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि भारतेंदु जी ही हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं, तो आप इनकी विशेषताएं थोड़े मोटे मोटे तौर पर मैं इनकी प्रवृत्तियाँ बताती हूँ। भारतेंदु युगीन कवियों ने अपने कर्तव्य को भली भांति निर्वाह करने हेतु जनता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि पहलुओं का उद्घाटन अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने गद्य के माध्यम से किया। इनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, सबसे पहले है राष्ट्रीयता की भावना। गद्य काल के कवियों की सबसे पहली विशेषता राष्ट्रीयता की भावना। विदेशी शासकों के अत्याचार से पीड़ित भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करने का प्रयास भारतेंदु युगीन कवियों ने किया। यानी इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय जनमानस के सोए हुए आत्मगौरव, स्वाभिमान को जगाने का इन्होंने प्रयास किया। दूसरी इनकी विशेषता है समाज की दुर्दशा का चित्रण। भारतेंदु युगीन कवियों की दूसरी विशेषता है समाज की दुर्दशा का चित्रण। रीतिकाल के कवियों ने समाज की ओर से अपनी आंखें बंद कर ली थी, किंतु भारतेंदु युगीन कवियों ने सामाजिक जीवन का यथार्थ निरूपण करने में अपनी रुचि दिखाई। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ऐसे सामाजिक आंदोलनों के प्रभाव से इस काल में नवीन सामाजिक चेतना का उदय हुआ और विधवा विवाह, नारी शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण की और जनता का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कविताएं लिखी गई। सामाजिक रूढ़ियों को नकारते हुए बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, छुआछूत और सामाजिक कुरीतियां आदि का इन्होंने क्या किया? विरोध किया। इनकी तीसरी प्रमुख विशेषता है श्रृंगारिकता। भारतेंदु युग के कवियों ने श्रृंगार की मर्यादित अभिव्यक्ति की, क्योंकि जो रीतिकालीन दरबारी काव्य था उसमें नारी के नक्शिक का वर्णन किया गया था, नारी के सौंदर्य का वर्णन किया गया था, खुलकर वासनात्मक रूप का वर्णन किया गया था। लेकिन भारतेंदु युग के कवियों का जो श्रृंगारिक वर्णन था वो क्या था? मर्यादित था। इन्होंने रीतिकालीन कवियों की तरह नक्शिक वर्णन न करके इन्होंने राधा और कृष्ण को नायक नायिका मानकर उनकी प्रेम लीलाओं का चित्रण किया। उनका जो श्रृंगार वर्णन है वो मर्यादित है। तो हम देखते हैं कि भारतेंदु युगीन कवियों ने अपने समाज में जो
समाज सुधार की भावना है, राष्ट्रीयता की भावना है और मर्यादित सौंदर्य का वर्णन है तथा लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना भरने का जो जज्बा है आदि अनेक भावों का वर्णन किया। इनमें भक्ति भावना, भारतेंदु जी की भक्ति भावना भी इनके काव्य की एक प्रमुख विशेषता है। प्रकृति चित्रण, प्रकृति का चित्रण, समस्या पूर्ति। उस समय सबसे बड़ी समस्या थी अंग्रेजों से अपने आप को मुक्त कराना, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराना, तो समस्या पूर्ति भी इन युगीन कवियों की एक मुख्य विशेषता थी। तो बच्चों हम देखते हैं कि भारतेंदु युग का जो है वे सच्चे अर्थों में आधुनिक काल के जनक कहे जा सकते हैं। भारतेंदु जी सच्चे अर्थों में आधुनिक काल के जनक कहे जाते हैं। राष्ट्र और समाज का उद्बोधन करते हुए उन्होंने कवि कर्तव्य का बखूबी पालन किया और जिसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। यानी उन्हें जो हमारे हिंदी साहित्य में आधुनिक काल में जो नया बदलाव लाए उसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। भारतेंदु युग के कवियों ने कविता को रीतिकालीन प्रवेश से निकालकर सामयिक समस्याओं से जोड़ दिया, समाज की जो सामयिक समस्याएं थी उनसे जोड़ दिया और विदेशी शासकों के अत्याचारों का वर्णन करके उन्होंने भले ही अपनी दबी जबान से किया हो लेकिन वो एक सच्चे साधक के रूप में प्रसिद्ध हुए।